तो इसका मतलब इधर भी क्लियर हो रहा है और उधर भी क्लियर हो रहा है। अब ये हमारा जो समीकरण था वो बिल्कुल एक्यूरेट है, इसको कोई गलत नहीं कर सकता। तो मैंने यहाँ पर सूत्र बनाकर इसको प्रदर्शित कर दिया है। ऐसे ही दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो यहाँ लिया मैंने क्या, आयरन ले लिया। आयरन की अभिक्रिया करवाई मैंने किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, यानी वायु। यहाँ डाला मैंने क्या, नमी और आदर्श, नमी आदर्श, और यहाँ बन गया क्या, फेरिक ऑक्साइड। क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड। अब ये था, देखो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आयरन का प्रतीक आपको पता है F ही होता है। वायु ऑक्सीजन गैस होती है, 2 लगा दो। नमी है, आर्द्रता है, और यहाँ पर बनाना है फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला। तो तत्व संयोजकता, फेरिक Fe, ऑक्साइड O, फेरिक की संयोजकता 3, ऑक्साइड की संयोजकता -2, क्रॉसिंग मल्टीप्लाई, तो यहाँ बन गया Fe2O3। क्या सूत्र बन गया, Fe2O3। अब हम क्या करते हैं, ये तो अपन ने फॉर्मूला बना दिया, ये मैंने सिखाया आपको। यहाँ पर बात आती है, अभी मैंने बताया था, देखो इस चिन्ह का मतलब होता है क्या, ताप हो गया, ऊष्मा हो गई, दहन हो गया, गर्म करना हो गया। लेकिन अगर आपके पास में आर्द्रता आ जाए, तो आर्द्रता को कैसे नोट करते हैं, तो आर्द्रता का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश। क्या होता है, सूर्य का प्रकाश। आर्द्रता का मतलब सूर्य का प्रकाश ही होता है। और सूर्य के प्रकाश को हम किससे नोट करते हैं, तो इन दोनों का मतलब होता है क्या, ये त्रिभुजाकार स्थिति में लगा दी, इसका मतलब दहन है। और सूर्य का प्रकाश है तो HV का मतलब सूर्य का प्रकाश होता है हावर वोल्टेज। क्या होता है, HV यानी हावर वोल्टेज। सूर्य का प्रकाश मैंने काम में लिया है, सूर्य का प्रकाश मैंने काम में लिया है, नमी। अब ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं जंग। क्या कहा जाता है, जंग। अब आपको कह दिया जाए कि जंग का सूत्र क्या होता है, तो Fe2O3 होता है। अब जंग का सूत्र Fe2O3 तो होता है, लेकिन ये बनता कैसे है, जैसे मान लो कि एक वस्तु लोहे की है, इस लोहे की वस्तु के ऊपर जंग कैसे लगी। अब इस लोहे की वस्तु को अगर हम क्या करें, बाहर डाल देते हैं, तो वहां पर मिट्टी जो होती है, मिट्टी से इसको क्या मिल जाती है, नमी मिलती है। मिट्टी से तो नमी मिल गई इसको, मिट्टी से तो नमी मिल रही है, प्लस मिट्टी से नमी मिल रही है, और ऊपर से सूर्य का प्रकाश मिल रहा है। मिट्टी से नमी, ऊपर से सूर्य का प्रकाश, और वायुमंडल से क्या मिल रही है, वायु मिल रही है। वायुमंडल से वायु मिल रही है, तो ये तीनों के संपर्क में आ गया। तीनों के संपर्क में आ गया तो संचारित हो जाएगा, जिसे जंग लगना कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये वास्तव में रेगुलेटरी क्लियर है या नहीं है। तो इसकी क्लियरिटी देखने के लिए हम ये देखते हैं कि यहाँ पर Fe है, Fe कितना है, 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। उधर अगर मैं Fe की बात करूँ तो 2 है, और ऑक्सीजन 3 है। तो देखते हैं हम इधर और इधर अनकम्प्लीट पोजीशन है। इनको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आपको कॉलम बनाने हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पर कॉलम बना दीजिए आप, और फिर इनके अंदर क्या करेंगे आप, यहाँ पर संख्या बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो। एक चीज, ये जो पोजीशन होती है यहाँ पर, न तो आप इनको घटा सकते हो, न आप इनको बढ़ा सकते हो। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी सूत्र के अकॉर्डिंग निकल कर आती है। किसके अकॉर्डिंग निकल कर आती है, सूत्र के अकॉर्डिंग। अब मुझे इसको बैलेंस में करना है। ये तो क्या था, अनबैलेंस था। अनबैलेंस का मतलब असंतुलित। क्या है, असंतुलित। अनबैलेंस का मतलब होता है असंतुलित। अब मुझे इसे संतुलित करना है, तो Fe इसके लिए यहाँ पर कॉलम बनाना है, प्लस O2 गैस है, इसके लिए यहाँ कॉलम बनाना है। यहाँ मैंने डाली नमी, और यहाँ डाल दी मैंने HB आर्द्रता, और यहाँ पर बन गया कॉलम बनाकर Fe2O3। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, इधर F के 2 हैं, इधर 1 ही है, तो इधर 2 करने हैं, तो यहाँ पर 2 करोगे आप, 2 लगा दिया मैंने साथ। तो Fe तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर आप 1 करोगे तो भी 2 ही होगा, 2 करोगे तो 4 हो जाएगा। 4 यहाँ बनेगा नहीं, क्योंकि 1 लगाओगे तो भी 3 ही रहेगा। तो यहाँ पर मैंने बात की क्या, यहाँ मैंने 3 लगा दिया। कितना लगा दिया, 3। तो यहाँ पर Fe तो 2 था, लेकिन ऑक्सीजन मैंने यहाँ पर 6 बना दिया, क्योंकि 2 × 3 6 हो जाएगा। और उधर Fe का 2 है, और ऑक्सीजन 3 है। तो ऑक्सीजन का इधर 3 करना है, 6 करना है। 6 के लिए यहाँ पर आप 2 लगा दो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा।
ये कंप्लीट हो गया, लेकिन ये अनकम्प्लीट हो गया, यहाँ पर 4 बन गया। या 4 बनाना है तो इसको उठाएंगे और यहाँ पर 4 लगा देंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब देख लो आपका ये बैलेंस हो गया है। आइए नहीं बात समझ में। इस तरीके से आपको फॉर्मूले बनाने हैं, फॉर्मूले से आपको उसको बैलेंस में लेना है। तो ये तो है आपका संतुलित और ये है आपका असंतुलित। तो संतुलित असंतुलित यानी अब अगर मैं ऐसा बनाकर इसको छोड़ दूंगा तो इसको एग्जामिनर गलत मानेगा और इसको एग्जामिनर क्या मानेगा, सत्य मानेगा। और ये जो सत्य होगा तभी जाकर एग्जामिनर उसमें नंबर डालेगा। तो ये चीजें हैं। इन चीजों के साथ एक और एग्जाम्पल मैं और बता देता हूँ आपको सूत्र का। फिर आपको केमिस्ट्री का 6ठा लेसन पढ़ाएंगे, 6ठा और 7वां 2 लेसन पढ़ेंगे, 8वां 5वां और 8वां बाद में पढ़ेंगे। इसी के साथ अब हम बात करते हैं, जैसे एक एग्जांपल और लिया मैंने। क्या लिया एग्जांपल मैंने ले लिया, देखो एल्यूमिनियम नाइट्रेट प्लस एल्यूमिनियम नाइट्रेट ले लिया मैंने, एल्यूमिनियम नाइट्रेट प्लस कॉपर सल्फेट इक्वल एल्यूमिनियम नाइट्रेट प्लस कॉपर सल्फेट। अभी क्रिया करवाई मैंने, तो यहाँ पर बना क्या, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस कॉपर नाइट्रेट। ये है मेरे पास में फॉर्मूला। ठीक है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बना हुआ था, तो यहाँ पर तत्व और संयुक्त एल्यूमिनियम Al नाइट्रेट NO3, इसकी +3 और इसकी -1। सिखाया था मैंने, कल भी बताई थी आपको समझने के अंदर नाइट्रेट की संयुजता कितनी होती है। क्रॉसिंग मल्टीप्लाई Al कोष्टक NO3 ये बन गया आपका Al कोष्टक NO3 एल्यूमिनियम नाइट्रेट Al कोष्टक NO3 एल्यूमिनियम नाइट्रेट बन गया प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 +2 -2। मैंने बताया था कॉपर आ गया तो ही 2 लेनी है, कई प्लस और कई फ्री। कई फ्री का मतलब कॉपर होता है, लेकिन कई प्लस का मतलब भी कॉपर होता है, लेकिन कई प्लस के लिए आपको 2 संयोजकता नहीं लेनी है, एक ही लेनी है। इसको काट दो, एक एक बच जाएगा, तो CuSO4 क्या फॉर्मूला बन गया, CuSO4 इक्वल। अब आगे बनाना है एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या बनाना है, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो AlSO4 +3 -2 क्रॉसिंग मल्टीप्लाई Al2 कोष्टक SO4 3। तो यहाँ बन गया Al2 कोष्टक SO4 3 प्लस अगला बन रहा है कॉपर नाइट्रेट, तो CuNO3। ये बन गया आपका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को, ये अनबैलेंस में है, इसको बैलेंस में आपको बनाना है। आप इसका बैलेंस करोगे, बैलेंस करके मेरे को कमेंट करके बताओगे कि सर हमने ये बैलेंस किया है। प्रत्येक बच्चा इस समीकरण को संतुलित करके मुझे दिखाएं, ये ध्यान रखना प्रत्येक बच्चा। और अगर ये समीकरण संतुलित नहीं होता है तो फिर मैं बताऊंगा आपको। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे समीकरण होते हैं जो बैलेंस में नहीं आते, और बैलेंस में नहीं आने का एक ही कारण होता है कि वो तत्व उसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अगर वो तत्व अभिक्रिया नहीं कर रहा है तो वो अनबैलेंस ही रहेगा, बैलेंस में कभी भी नहीं होगा। पानी में अगर आप तेल डाल दोगे तो पानी तेल में कभी नहीं घुलेगा, क्योंकि पानी और तेल में अभिक्रिया नहीं हो रही है। पानी में आप चीनी डालो, शक्कर डालो, वो घुल जाएगी क्योंकि वो अभिक्रिया हो रही है। लेकिन अगर आप पानी में तेल डालोगे वो तो नहीं घुलेगा, इसलिए वो कभी भी बैलेंस में नहीं होगा। तो अगर ये बैलेंस में कोशिश करना नहीं होता है तो वो बात की बात है, लेकिन कोशिश आपको करनी है। दैट्स ऑल। कल पढ़ेंगे हम।